यहीं से सीन चेंज होकर बाहर गार्डन के ऊपर आता है। वहाँ पर कोने में बैठ कर टेसुए बाहर रही थी। रॉनी उसे देखकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हे पागल, तुझे पता भी है कि आखिरकार तूने यहाँ पर क्या किया है? किस्मत वाली थी जो तू यहाँ पर जिंदा बच गई। जिसमें मिमिंग वहाँ पर से सकती हुई आवाज में कहती है, मुझे माफ कर दो भाई, और मैं भी एक एबिलिटी अवेकन करना चाहती थी। मिमिंग की बात को सुनकर रॉनी वहाँ पर एक लंबी सी सांस को छोड़ता है। उसके पास आकर उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार एबिलिटी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अपनी आंखों को बंद करो और अपनी बॉडी के अंदर फ्लो हो रही उस एनर्जी को महसूस करो। जैसा ही तुम अपनी बॉडी के अंदर फ्लो हो रही उस एनर्जी को महसूस करने लगोगी, वैसे ही ये एबिलिटी तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट बन जाएगी, जिसे तुम इंस्टिंक्टली इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि तुम सांस ले रहे हो। रॉनी के कहते कहते मिमिंग वहाँ पर अपनी एबिलिटी को महसूस करने का ट्राई कर रही थी। थोड़ी देर बाद मिमिंग वहाँ पर अपनी आंखों को खोल लेती है। उसकी आंखें ग्रीन कलर के अंदर चमकना चालू कर देती है। रॉनी उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता चला? मिमिंग अपने हाथ को उठाकर जमीन पर रखते हुए कहती है कि मैं देख सकती हूँ, मैं लाइफ के फ्लो को देख सकती हूँ। ये कहकर मिमिंग वहाँ पर अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करती है। जमीन के अंदर से ग्रीन कलर की रोशनी चमकना चालू कर देती है। मिमिंग कहती है कि लगता है कि मैं इस लाइफ फ्लो को कंट्रोल भी कर सकती हूँ। ये बोलते साथ ही मिमिंग वहाँ पर देखते ही देखते अपने एबिलिटी के साथ एक प्लांट को इतना ग्रो कर देती है कि वो अपनी फुल मैच्योर स्टेट में आ जाता है। मिमिंग कहती है कि देख के लग रहा है कि मैं अपनी एबिलिटी के साथ प्लांट की ग्रोथ स्पीड को बढ़ा सकती हूँ। तभी वहाँ पर रॉनी भी उसी के बगल में उसी की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए एक प्लांट को पूरी तरीके से मैच्योर कर देता है। रॉनी कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, देख के तो ऐसा ही लग रहा है। रॉनी तुरंत ही उस प्लांट को उठा लेता है, जो कि एक आलू का प्लांट होता है। रॉनी उस आलू के प्लांट को देखते हुए कहता है कि इस आलू के प्लांट को मैंने आज सुबह बोया था। लगता है कि मैं राशन की प्रॉब्लम के लिए जो परेशान हो रहा था, वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। हमारी एबिलिटी के साथ शायद हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल की तो चिंता नहीं करनी होगी। मिमिंग ये सुनकर हैरान हो जाती है कि उसकी एबिलिटी फार्मिंग से रिलेटेड है। वहाँ पर एक रोंदड़ा सा मुंह बनाते हुए कहती है कि मैंने सोचा था मैं यहाँ पर किसी ऑफेंसिव टाइप एबिलिटी को अवेकन करूंगी, जैसे कि हवा में अपने हाथों से बीम्स को फेंकना या फिर एक मैजिकल गर्ल के अंदर ट्रांसफॉर्म होना, लेकिन आखिर में जाकर मैं केवल एक फार्मर ही बनकर रह गई। डैम इट। वहीं पर रॉनी उसकी बातों को सुनकर कहता है, आखिरकार तेरे दिमाग के अंदर हर दिन ये चलता क्या रहता है? वहीं पर रॉनी हैरान होते हुए अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि एक ज़ॉम्बी कोर को खाकर एक एबिलिटी को अवेकन करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा लो होते हैं, लेकिन यहाँ पर मिमिंग और नॉलन ने तो बड़ी आसानी से ज़ॉम्बी कोर्स को खाकर अपनी अपनी एबिलिटीज को अवेकन कर लिया है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब कुछ मेरी एबिलिटी से जुड़ा हुआ है। यहीं से सीन चेंज होकर सुबह पर आता है। बोर होता देख एक मुर्गा वहाँ पर कुकड़ू कु करने ही लगता है कि तभी वहाँ पर हाथ आता है जो कि उसकी गर्दन को दबोच लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि रॉनी होता है, जो उसे अपने मुंह को बंद रखने के लिए कहता है। रॉनी उस मुर्गे को देखते हुए पीछे अंकल न्यू से कहता है कि अंकल न्यू, आखिरकार तुम्हें ये चिकन कहाँ से मिला? लेकिन अंकल न्यू तो वहाँ पर अपने साथ में एक मुर्गी को भी लेकर आए थे। अंकल न्यू कहते हैं कि वो अकेला नहीं है, मेरे पास यहाँ पर एक मुर्गी भी है। अगर जो हम इन्हें ब्रीड कराएं तो हमें बहुत सारे अंडे मिल सकते हैं, जिनके अंदर से दूसरे चूजे भी बाहर आ सकते हैं। अंकल न्यू बोलते हैं कि बहुत साल पहले उन्होंने और ब्रदर हुआंग ने एक फार्म ओनर की मदद की थी, जिसे खुश होकर फार्म ओनर ने उन दोनों को एक एक पेयर इन मुर्गों का दिया था। ब्रदर हुआंग ने तो अपने वाले को सूप बनाकर खा डाला, लेकिन मेरे वाले अभी तक जिंदा थे, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आ गया। फार्म का नाम सुनकर रॉनी को यहाँ पर याद आता है कि वो फार्म यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है उनके घर से। यहीं से सीन चेंज होकर कुछ समय बाद पर आता है। रॉनी ब्रदर हुआंग और अंकल यून को लेकर उसी फार्म पर आ गया था। रॉनी कहता है कि अगर जो हम लोग यहाँ पर लकी रहे तो हमें यहाँ पर लाइव स्टॉक्स मिल जाएंगे, और भी ज्यादा लकी हुए तो हमें यहाँ पर अंडे भी मिल जाएंगे, जिनसे चूजे निकल कर लाइव स्टॉक्स के काम आएंगे हमारे। वहीं पर ब्रदर हुआंग की नजर वहीं पर जमीन पे पड़ी एक लाश के ऊपर पड़ती है। ब्रदर हुआंग उस लाश को देखते हुए कहता है, लाश को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसे किसी ज़ॉम्बी ने मारा है, और अगर जो इसे किसी ज़ॉम्बी ने मारा भी होता तो अब तक ये म्यूटेट होकर एक ज़ॉम्बी में बदल चुका होता। जिस पे रॉनी कहता है कि इतनी चिंता मत करो, ये अभी यहाँ पर सुबह का समय है, तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। हालांकि बेसमेंट में जाने से अवॉइड करना, जहाँ पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं गई हो, वहाँ पर ज़ॉम्बीज हो सकते हैं। इसी के साथ ही वो सभी लोग उस फार्म के अंदर एंटर कर जाते हैं। ब्रदर हुआंग कहता है, इस विलेज के बाहर के लोगों की भी हालत ऐसी होगी जैसे इस विलेज के लोगों की है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई सर्वाइवर बचा होगा। जिसपे अंकल न्यू कहता है कि नहीं, इंसानों के पास बहुत सारे ऐसे हाईटेक वेपन्स हैं जिनकी मदद से वो बड़ी आसानी से इन ज़ॉम्बीज के साथ डील कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी एक रेस्क्यू टीम आएगी हमें बचाने के लिए। जिसपे रॉनी कहता है कि अपनी होप्स को इतना ज्यादा हाई ना करो, ज़ॉम्बीज वो नहीं है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर, बल्कि वो ज़ॉम्बी वायरस है। उस वायरस ने यहाँ पर जिस तबाही को इस दुनिया में लाया होगा, उसके बारे में तो हम तुम यहाँ पर इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए किसी और के ऊपर निर्भर होने से बेहतर हमें अपने आप के ऊपर निर्भर होना होगा। रॉनी की बात सुनकर ब्रदर हुआंग और अंकल जिन वहाँ पर थोड़ा डर जाते हैं। यहीं से थोड़ा समय बीत जाता है। ब्रदर हुआंग ने वहाँ पर एग्स को ढूंढ लिया होता है। वहाँ पर रॉनी और अंकल जिन को बुलाता है। अंकल न्यू उसे देखते हुए कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा है। रॉनी अंकल न्यू से कहता है कि आखिरकार हम लोग इन अंडों को हैच कैसे करेंगे, जिसपे अंकल न्यू कहते हैं इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, हमें केवल इनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्हें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को प्रोवाइड करना है, जिससे ये अपने आप ही से हैच हो जाएंगे। अभी वहाँ पर ब्रदर हुआंग उन अंडों को देखते हुए एक सवाल उठाता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रदर हुआंग कहता है कि साला यहाँ पर अंडे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अंडों को देने वाले लाइव स्टॉक्स कहाँ हैं? अगर जो इस पेंडेमिक के अंदर वो मारे भी गए होते तो उनकी बॉडी को यहाँ पर आसपास तो होना ही चाहिए था। तभी वहाँ पर गेट के पीछे
पीछे से उन्हें वहाँ पर एक आवाज सुनाई पड़ती है। उस आवाज के ऊपर रिएक्ट करते हुए रॉनी पीछे घूम कर देखता है तो वो पाता है कि एक बतख होती है। ये लोग इसे गूश कह रहे हैं लेकिन मैं इसे बतख ही कहूंगा। ब्रदर वांग उसे देखकर कहता है अरे ये तो एक बतख है। तुरंत रॉनी के पास जाता है और उसके पास एक कपड़े को ले लेता है। रॉनी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इन चीजों में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हूँ। रॉनी को वहाँ पर थोड़ा कुछ शक हो रहा था। ब्रदर वांग उस बतख के पास में जाता है उसे पकड़ने के लिए। वो बतख वहाँ पर अपने पंख को फड़फड़ाती है। थोड़ी ही देर बाद ब्रदर वांग ने उस बतख को उसके पंख से पकड़कर उसे उठा लिया था। ब्रदर वांग कहता है कि देखा ये कितना ज्यादा आसान था और इनका मीट भी बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है। अक्सर करके ये बतख तो थोड़े स्मार्ट होते हैं और भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ये वाला लगता है कि थोड़ा बेवकूफ था। वहाँ पर कुछ अजीब होता है। वो बतख का मुंह अचानक से बहुत ही बड़ा हो जाता है और वो बतख वांग के सर को अपने मुंह के अंदर भरने लगता है। लेकिन इससे पहले कुछ होता रॉनी वहाँ पर बड़ी तेजी से उसके पास में पहुंच जाता है। बतख वांग के थोपड़े को एक हाथ से पकड़कर पीछे कर देता है और दूसरे हाथ से उस बतख को पुश करते हुए दूर फेंक देता है क्योंकि गेट से होते हुए दूर जाकर बाहर गिरती है। तो वांग तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है। वो कहता है कि आखिरकार ये था क्या। रॉनी वहाँ पर चिल्लाते हुए ब्रदर वांग और अंकल जिन से कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा है, जल्दी से यहाँ से निकलो। ये बोलते साथ ही वो तीनों लोग उस फार्म से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि वो बतख अकेला नहीं था, उनके साथ में वैसे ही बहुत सारे ज़ॉम्बी बतख थे। अचानक से इतने सारे ज़ॉम्बी बतख को देखकर रॉनी तो बहुत ही हैरान हो गया था। वो बतख तुरंत ही झुंड के अंदर रॉनी और उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। अभी वहाँ पर रॉनी की नजर अपने बगल पर पड़ती है। वहाँ पर उसे एक खाली रास्ता दिखता है। वो ब्रदर वांग और अंकल यून से कहता है कि जल्दी से उस तरफ भागो। ब्रदर वांग और अंकल न्यू उसी रास्ते पे भागना चालू कर देते हैं। हालांकि दौड़ते हुए ब्रदर वांग और अंकल न्यू की हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। वहीं पर रॉनी उन दोनों के पीछे होता है जिससे कोई भी ज़ॉम्बी बतख उन दोनों तक ना पहुंच पाए। रॉनी कहता है कि ब्रदर वांग और अंकल यून की हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही है कि वो ज्यादा समय तक दौड़ पाएंगे। अगर जो इसी तरीके से चलता रहा तो हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। लगता है कि मुझे यहाँ पर इसे ट्राई करना होगा। इसी के साथ ही रॉनी वहाँ पर अपनी दूसरी वाली एबिलिटी को इस्तेमाल करना चालू कर देता है। रॉनी की आंखें ग्रीन कलर के अंदर चमकना चालू कर देती हैं, जिसके साथ ही आसपास की दीवारों के अंदर से बहुत सारी बेलें बाहर आने लगती हैं। रॉनी उन बेलों को अपने हाथ से कंट्रोल करता है और घूमकर अपने जस्ट पीछे उन सारी के सारी बेलों को भेजकर रास्ते को पूरी तरीके से उन बेलों से ब्लॉक कर देता है। कोई भी ज़ॉम्बी उनका पीछा ना कर पाए और उन्हें कुछ समय मिल पाए यहाँ से बाहर निकलने के लिए। रॉनी पीछे घूमते हुए ब्रदर वांग और अंकल जून से कहता है जल्दी भागो यहाँ से, हमारे पास बहुत ही कम समय है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रदर वांग सीधा खड़ा हो जाता है और कपकपाती हुई आवाज में कहता है लेकिन उन ज़ॉम्बी बतख ने तो हमारे सामने वाले रास्ते को भी ब्लॉक कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि इनके द्वारा हम लोग पूरी तरीके से घेरे जा चुके हैं। इसी के साथ ही वो ज़ॉम्बी बतख लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। रॉनी ब्रदर वांग और अंकल यून को लेकर एक गली में घुस जाता है। रॉनी कहता है कि अगर जो इसी तरीके से चलता रहा तो हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, जल्दी से इस डॉर्मेट्री बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाओ। रॉनी के ये बोलने के साथ ही वो सभी लोग उस डॉर्मेट्री वाली बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाते हैं। अंदर आते साथ ही रॉनी वहाँ पर तुरंत ही गेट को लॉक कर देता है। अंकल तुरंत ही वहाँ पर खिड़की के पास जाते हुए कहते हैं उन म्यूटेंट क्रिएचर्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, मैं और वांग यहाँ से चाह कर भी नहीं निकल सकते। लेकिन रॉनी तुम्हारे पास मौका है, तुम आसानी से यहाँ से निकल सकते हो। लेकिन रॉनी इस चीज के ऊपर साफ साफ मना कर देता है। रॉनी कहता है कि नहीं, ये सब कुछ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, जिसके वजह से हम तीनों लोग यहाँ पर फंस गए हैं, इसलिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम दोनों लोगों को सही सलामत यहाँ से वापस लेकर जाऊँ। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से वापस लेकर जाऊंगा। ये बोलकर रॉनी वहाँ पर अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि आखिरकार वो यहाँ से कैसे बाहर निकले। वो अपने मन के अंदर कहता है कि अगर जो मैं यहाँ पर ब्रदर वांग और अंकल यून को अपने कंधे पे लेकर दौड़ना चालू करूँ और अपनी एनर्जी पूरी इसी के अंदर झोंक दूं, फिर भी यहाँ से बाहर निकलने से पहले मेरा सारा स्टेमिना खत्म हो जाएगा, फिर तो हम सब पूरी तरीके से निहत्थे पड़ जाएंगे। तभी वहाँ पर ब्रदर वांग की नजर एक कंप्यूटर के ऊपर पड़ती है। ब्रदर वांग कहता है कि रुको एक सेकंड, यहाँ पर एक कंप्यूटर है। ब्रदर वांग की बात सुनकर रॉनी भी उसी की तरफ देखने लगता है। ब्रदर वांग कहता है कि इस कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन होने के साथ ही साथ यहाँ पर लोकल नेटवर्क के साथ ये कनेक्टेड है, शायद मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले तभी वहाँ पर म्यूटेंट क्रिएचर उनके कमरे के दरवाजे पर आ जाते हैं। रॉनी तुरंत ही उस दरवाजे को पकड़ लेता है और उसे रोकने लगता है। रॉनी चिल्लाते हुए ब्रदर वांग से कहता है कि ब्रदर वांग तुम जो कुछ भी कर रहे हो जल्दी करो, क्योंकि ये दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इस पर ब्रदर वांग उससे कहता है मुझे 5 मिनट दो, नहीं 3 मिनट दो, केवल 3 मिनट तक तुम उन्हें होल्ड कर लो, जिसके बाद मैं इन क्रिएचर्स को खुद ही संभाल लूंगा। ब्रदर वांग की बात को सुनकर रॉनी कहता है 3 मिनट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गेट 3 मिनट तक इन म्यूटेंट क्रिएचर्स को होल्ड कर पाएगा, लगता है मुझे इनिशिएटिव लेना होगा इनके ऊपर अटैक करने के लिए। ये बोलते साथ ही रॉनी वहाँ पर दरवाजे के ऊपर एक लात मारता है, वो दरवाजा टूटकर वहाँ पर दीवार से जाकर लगता है और उसके बीच में जितने भी वहाँ पर ज़ॉम्बी बतख आए थे उन सब का कीमा बन गया था। रॉनी रूम से बाहर निकलकर उस गेट के पास जाता है और उसके हैंडल को पकड़कर अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। बुद्धिस्ट ब्लड उसकी आंखें रेड कलर के अंदर चमकना चालू कर देती हैं, जिसे देखकर वो सारे के सारे ज़ॉम्बी बतख रॉनी के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रॉनी उस लोहे के दरवाजे को उठाता है और उन ज़ॉम्बी बतख के सामने खड़ा खड़ा पटक कर रख देता है, जिसे वो सारे के सारे ज़ॉम्बी बतख आकर उसी से चिपक जाते हैं। रॉनी तुरंत ही वहाँ पर अपने पास एक मुक्का बनाता है, जिसके अंदर वो अपनी QI को एक्यूमुलेट कर उस गेट के ऊपर एक पंच मारता है, जिसके प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बी बतख होते हैं और वो सभी के सभी वहाँ पर हवा में उड़कर आकर जमीन पर गिरते हैं। रॉनी अपने मन ही मन सांस भरते हुए कहता
कहता है शायद ये चीज ब्रदर हुआंग के लिए थोड़ा टाइम बाय कर सके। तभी वहाँ पर रॉनी की नजर उसी हलवे के ऊपर पड़ती है जिसके अंदर से बहुत सारे कुछ पैरासाइट टाइप का विगल विगल कर रहा था। वहीं पर सीन हमें रूम के अंदर का दिखाया जाता है। अंकल न्यू वहाँ पर ब्रदर हुआंग से चिल्लाते हुए कहते हैं हुआंग तुम जो कुछ भी कर रहे हो जल्दी करो। बाहर रॉनी वहाँ पर अकेले ही फाइट कर रहा है जिसपे ब्रदर हुआंग वहाँ पर अपनी टाइपिंग को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है कि हाँ ऑलमोस्ट हो गया। वो रॉनी से कहता है कि रॉनी थोड़ी देर तक केवल इसे होल्ड ऑन कर लो। जिसपे बाहर खड़ा रॉनी कहता है कि हाँ मैं वही करने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन आखिरकार ये बहनचोद क्या है। जमीन पे बड़ा मांस का वो हलवा जिसे रॉनी ने अपने एक पंच के साथ बनाया था वो एक दूसरे के साथ जुड़ जड़ कर कुछ नया और बहुत बड़ा बन गया था। वो मॉन्स्टर जिसका अब केवल एक मुंह ही था वो अपने मुंह को फैलाकर वहाँ पर एक दहाड़ लगाता है और रॉनी के ऊपर उसी से अटैक कर देता है। ये देखकर रॉनी तुरंत ही उस दरवाजे को अपने सामने कर देता है। वो मॉन्स्टर आकर रॉनी के उसी दरवाजे से भिड़ता है। रॉनी भी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रॉनी की स्ट्रेंथ उसे हैंडल करने के लिए बहुत ही ज्यादा कम थी। रॉनी तुरंत ही उस गेट के साथ उड़ते हुए जाकर जमीन पे गिरता है और काफी दूर तक घिसटता चला जाता है। उसके मुंह से वहाँ पर खून भी आना चालू हो गया था। रॉनी की ये हालत को देखकर तभी वहाँ पर अंकल न्यू रॉनी के सामने आ जाते हैं। वो रॉनी से कहते हैं कि रॉनी यहाँ से भागो, मैं तुम्हारे लिए इस मॉन्स्टर को थोड़ी देर तक रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन रॉनी अपने मुंह से निकल रहे उस खून को पूछते हुए इसके ऊपर साफ साफ मना कर देता है। अंकल न्यू कहता है कि बेवकूफ मत बनो वरना हम सभी के सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन रॉनी उसकी बात को नहीं सुनता। वो अंकल न्यू के आगे आते हुए कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सही सलामत वापस लेकर जाऊंगा तो मैं लेकर जाऊंगा। मैं यहाँ पर तुम सभी को अकेले छोड़कर नहीं जाने वाला। ये बोलते साथ ही वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है। अचानक से दोनों पावर रॉनी की एक साथ ही में एक्टिवेट हो जाती हैं। जहाँ पर उसकी एक आंख रेड कलर के अंदर चमक रही थी वहीं पर उसकी दूसरी आंख ग्रीन कलर के अंदर चमक रही थी। वो मॉन्स्टर भी अब पीछे नहीं हटना चाहता था। वो भी गुर्राते हुए रॉनी के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। तभी वहाँ पर वो अपने पंच को बनाने लगता है जिसके अंदर उसकी दोनों एबिलिटी की क्यूआई एक साथ ही में फ्यूज होते हुए इकट्ठा होने लगती हैं। रॉनी उस पावर को महसूस करते हुए अपने मन के अंदर कहता है फीलिंग और ये पावर तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसी के साथ ही रॉनी के हाथ के ऊपर कुछ ग्रीन कलर के पैटर्न उभर कर आ जाते हैं और उसकी बुद्धिस्ट ब्लड की क्यूआई उसके ऑरा के जैसे नाखूनों को कोट करते हुए उसके पूरे हाथ को कवर कर रही थी। रॉनी तुरंत ही उस पंच को लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर कूद पड़ता है। उस पंच को उस मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर देकर मारता है जिसके वजह से उस मॉन्स्टर की ऊपर वाली आधी बॉडी पूरी तरीके से वहां से गायब हो जाती है। उस मॉन्स्टर के जबड़े के साथ उसके मांस के छींटे पूरे के पूरे कॉरिडोर के अंदर फैल जाते हैं।